हेलो साथियों। तो आज यहाँ पर जो है हिस्ट्री का मेगा रिवीजन होने वाला है। ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के हिसाब से जो है तैयार की गई है। यहाँ पर जो है हिस्ट्री के लगभग आपको 325 पीवाईक्यू रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बताए जाएंगे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए ये सारे आपको वन लाइनर फॉर्मेट में बताए जाएंगे। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड किसी भी यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछे ही गए हैं। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी सभी को। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टॉपिक वाइज आपको एक एक करके बताया जाएगा, कुछ भी यहाँ पर आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग प्राचीन भारत का इतिहास जो है पढ़ने वाले हैं, और जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक आप पढ़ेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। इससे देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। जैसे कि देखिए पहला यहाँ पर क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त आपसे वर्ष पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ये जो काल है ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगला यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है ये कहाँ से मिले थे। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो याद रखिएगा कि घोड़े के अवशेष जो मिले थे वो सुरकोटदा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा में मिले थे, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। बहुत पूछा जाता है कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, तो कालीबंगा जो है आपका कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हड़प्पा काल की मुद्राओं में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग हुआ है। तो याद रखिएगा इसमें जो है यहाँ पर आपका सेल खड़ी का प्रयोग हुआ है। किस पदार्थ का उपयोग हुआ है? सेल खड़ी का उपयोग हुआ है। किसमें? मुद्राओं में, ये याद रखिएगा किसकी? हड़प्पा काल की मुद्राओं में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर आपसे बोला जा सकता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता या जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आपकी कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता का वो व्यापार था। क्या था? व्यापार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार के थे। तो हड़प्पा सभ्यता को जो निवासी थे वो शहरी थे। किस प्रकार के निवासी थे? शहरी निवासी थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घर जो थे वो किससे बनाए जाते थे। तो याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में जो है वो सर्वप्रथम थे। तो याद रखिएगा कपास का उत्पादन जो है वो हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किया था, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी वो सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिंधु घाटी का पत्तनगर यानी कि बंदरगाह जो है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी का जो बंदरगाह है वो लोथल है। कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल के प्रमाण कहाँ से मिले थे। तो माप तौल या बोल सकते हैं नाप तौल के जो प्रमाण थे वो लोथल से मिले थे। कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो आप सभी को पता है हड़प्पा सभ्यता या इसे ही बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता या इसी को क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। अगला यहाँ पर है कि मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला जो है ये मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। अगला यहाँ पर है कि कपास को यूनानियों ने किस नाम से पुकारा। तो जो कपास था इसको यूनानी जो थे वो सिंडन के नाम से बुलाते थे। किस नाम से पुकारते थे? कपास को जो है ये सिंडन के नाम से जो है वो पुकारते थे। अगला यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये आपके नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन के लिए।
अगला यहाँ पर है कि भारत का सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो भारत का सबसे पहला जो पुराना शहर था वो हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा था। अगला यहाँ पर है कि उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण जो है वो कहाँ से मिलता है। तो उन्नत जल प्रबंधन का जो प्रमाण है ये धौलावीरा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से मिलता है। अगला यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी ये 1921 में हुई थी। अभी मैंने बताया था किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी, सॉरी किसने की थी, अभी मैंने बताया था आपको दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी, तो ये 1921 में की गई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला, देखिए अगला यहाँ पर कह रहा है कि मिट्टी के बर्तनों का सामान्य रंग क्या था। जो मिट्टी के बर्तन होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में उनका रंग क्या था, तो उनका जो रंग होता था वो लाल होता था। कैसा होता था? लाल होता था। अगला यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में जो है वो कुओं के अवशेष मिले थे। तो घरों में जो कुओं के अवशेष मिले थे ये मोहनजोदड़ो से मिले थे, जिसे आप मृतकों के टीला के नाम से भी जानते हैं। अगला यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जो है किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है। अभी मैंने बताया था, एक तो आप सभी को बता दिया गया था दयाराम साहनी, और दूसरा किसका है, राखालदास बनर्जी का। और खोज कब हुई थी ये भी मैंने आपको बता दिया, 1921 में हुई थी। ठीक है, अगला यहाँ पर है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी ये कहाँ है, तो ये आपका सौराष्ट्र में उपस्थित है। कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। आपका जो रंगपुर है ये कहाँ पर स्थित है, तो सौराष्ट्र में। अगला यहाँ पर है कि हड़प्पा यानी कि मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो इसके जो प्रभारी थे खुदाई के वो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल जो है ये हड़प्पा यानी कि मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के जो है प्रभारी थे। अगला यहाँ पर है कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य जो है वो व्यापारिक संबंध थे। तो याद रखिएगा जो मुहर थी इस पर बैल के जो है यहाँ पर आकृति मिली थी। किसकी आकृति मिली थी? बैल की। अगला यहाँ पर है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। जो हड़प्पा के लोग थे इनकी जो सामाजिक पद्धति थी ये उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी थी। तो ये आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ है तो याद रखिएगा ये सिंध पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। ठीक है, अगला यहाँ पर है वृहत स्नानागार कहाँ मिला। तो वृहत स्नानागार जो है आपका ये कहाँ पर मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला यहाँ पर है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो याद रखिएगा हड़प्पा कालीन स्थल में जो है वो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि किस पशु के अवशेष जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे। तो याद रखिएगा गाय के अवशेष जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे। इसके बाद देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता की। किसकी? वैदिक सभ्यता की। चलिए यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि पूर्व वैदिक जिसे आप ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं ये कब माना जाता है। तो पूर्व वैदिक काल या फिर जो ऋग्वैदिक काल है ये आपका 1500 से जो है 1000 ईसा पूर्व तक जो है वो माना जाता है। अगला आपका है उत्तर वैदिक काल कब माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल जो है आपका ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक जो है आपका उत्तर वैदिक काल माना जाता है। अगला यहाँ पर है आर्य शब्द का जो है अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का जो अर्थ है इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर बोलते हैं कुलीन। याद रखेगा आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या फिर कुलीन बोल सकते हैं आप, ये आर्य शब्द का अर्थ होता है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि किस फसल का ज्ञान जो है वो वैदिक लोगों को नहीं था। तो इनको जो है वो तंबाकू की फसल का ज्ञान जो है वो नहीं था। अगला यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर जो है उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापक थे इनको यहाँ पर श्रमण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इनको यहाँ पर जो है श्रमण के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है शुल्ब सूत्र या फिर कहीं कहीं पर जो है आपको शल्ब सूत्र के नाम से भी मिल जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि किस वेद से वैदिक संस्कृति की जानकारी मिलती है।
तो वैदिक संस्कृति की जो जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। वेद कितने हैं? तो वेद आप सभी को पता होगा कितने हैं, 4 वेद होते हैं। ठीक है, कितने वेद होते हैं? 4 वेद हैं। ठीक है, इसके बाद अगला यहाँ पर कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है आपका ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अगला यहाँ पर कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन जो है वो इनका मुख्य व्यवसाय था। अगला कह रहा है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है वो सामवेद है। कौन सा है? सामवेद जो है ये भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु थे। कौन थे? मनु जो है ये प्रथम विधि निर्माता थे। अगला यहाँ पर कह रहा है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो श्रीमद् भागवत गीता है। क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। अगला यहाँ पर कह रहा है कि ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो संपत्ति का मुख्य रूप जो है वो गोधन है। क्या है? गोधन। अगला यहाँ पर कह रहा है कि शूद्र का उल्लेख जो है प्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो यहाँ पर जो है शूद्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। अगला यहाँ पर कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। कितनी है? 18 पुराण है टोटल। ये याद रखिएगा, अभी मैंने वेद बताए थे तो वेद आपके 4 हैं, पुराण कितने हैं? वो 18 हैं। अगला कह रहा है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है वो प्रकृति उपासना था। क्या था? प्रकृति उपासना जो है ये वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। अगला कह रहा है कि पुरंदर किस देवता का विशेषण है? यानी कि पुरंदर जो है किस देवता को बोला जाता है? तो याद रखेगा इंद्र। इंद्र को जो है पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पर है शुल्व सूत्र किससे संबंधित है? तो जो शुल्व सूत्र है आपका ये ज्यामिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्यामिति से। अगला यहाँ पर है अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सदगम्य जो है ये आपका ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला यहाँ पर है कि आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो आर्य जो थे ये सबसे पहले पंजाब में बसे थे। कहाँ पर बसे थे? पंजाब में। अगला यहाँ पर है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है ये सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो नवा मंडल है यानी कि नवम मंडल जो है वो आपका सोम को समर्पित है। अगला यहाँ पर है दशराज युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो दशराज युद्ध जो है आपका ये पारुष्णी यानी कि परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व कितना था? तो याद रखिएगा भू राजस्व जो था वो 1/6 होता था। कितना होता था? 1/6 होता था। अगला यहाँ पर है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है उससे किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये जो युग था यानी कि ये जो काल था ये आपका ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से जो है जुड़ा हुआ है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो आपकी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी जो है। अगला यहाँ पर है कि उपनिषद काल के राजा अष्टपति कहाँ के शासक थे? तो राजा अष्टपति जो थे वो केकई के शासक थे। कहाँ के शासक थे? केकई के शासक थे। अगला यहाँ पर है नचिकेता यम संवाद किस उपनिषद में है? तो नचिकेता यम संवाद जो है आपका ये कठोपनिषद में है। किसमें है? कठोपनिषद में। अगला यहाँ पर है वैदिक नदी कुंभा यानी कि काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो काबुल का स्थान जो है ये अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अगला यहाँ पर है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो कपिल मुनि के द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है वो आपका सांख्य दर्शन है। कौन सा है? सांख्य दर्शन। अगला यहाँ पर है लौह धातु का प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला? तो लौह धातु का जो प्रमाण है वो आपका अंतरंजी खेड़ा से मिला था। कहाँ से मिला था? अंतरंजी खेड़ा से। अगला यहाँ पर है कि किस काल में अछूत की अवधारणा कब स्पष्ट हुई? तो अछूत की जो अवधारणा थी ये आपकी धर्मशास्त्र काल में जो है वो स्पष्ट हुई थी। अगला यहाँ पर है गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है आपका वो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में
मिलता है। अगला यहाँ पर है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को जो है वो गौतम ने प्रचारित किया था। किसने प्रचारित किया था? गौतम ने जो है वो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगला यहाँ पर है प्राचीन भारत में निष्क क्या है? तो निष्क बोलते हैं स्वर्ण आभूषण को। जो स्वर्ण आभूषण यानी कि जो सोने के आभूषण होते हैं उनको निष्क के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो है वो पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। अगला यहाँ पर है उपनिषद किस पर आधारित है? तो उपनिषद जो है आपका ये दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है? उपनिषद जो है आपका ये दर्शन शास्त्र पर आधारित है। अगला यहाँ पर है वैदिक आर्यों का धर्म क्या है? तो जो वैदिक आर्य हैं इनका धर्म जो था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ जो है ये वैदिक आर्यों का धर्म था। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि चरक संहिता नामक पुस्तक जो है वो किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक जो है आपके चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। अगला यहाँ पर है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी जितने भी विधि विधान है इनका पता यजुर्वेद से चलता है। किससे चलता है? यजुर्वेद से चलता है। अगला यहाँ पर है वैदिक युगीन सभा क्या थी? वैदिक युगीन जो सभा थी वो आपकी मंत्रि परिषद थी। क्या थी? मंत्रि परिषद जो है ये वैदिक युगीन सभा थी। अगला यहाँ पर है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी आपकी वो गणतंत्र थी। कौन सी थी? गणतंत्र। अगला यहाँ पर है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है। अगला यहाँ पर है भारतीय दर्शन की प्रथम विचारधारा कौन सी है? तो भारतीय दर्शन की प्रथम विचारधारा जो है आपकी वो सांख्य दर्शन है। कौन सी है? सांख्य दर्शन। अगला यहाँ पर है कि 6 दर्शनों यानी कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और इसके अलावा मीमांसा और वेदांत की स्पष्ट अभिव्यक्ति कहाँ हुई है? तो इन 6 दर्शनों की जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो वैदिक युग में हुई है। कहाँ पर हुई है? वैदिक युग में हुई है। अगला यहाँ पर है आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा जो है वो रामायण को दी जाती है। किसे दी जाती है? रामायण को। अगला यहाँ पर है प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण जो है आपका वो मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण जो है आपका ये प्राचीनतम पुराण है। अगला यहाँ पर है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है आपकी सरस्वती मानी जाती है। कौन सी है? सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। अगला यहाँ पर है वैदिक समाज की आधार इकाई क्या है? तो वैदिक समाज की जो आधार इकाई है ये आपका संयुक्त परिवार या फिर बोल सकते हैं काल कुटुंब है। अगला यहाँ पर है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था जो है वो विदत है। कौन सी है? विदत जो है ये प्राचीनतम संस्था है ऋग्वैदिक युग की। अगला देखिए अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। और इसके अलावा कहाँ पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। इसके अलावा बुद्ध के विगत जन्मों की कथाओं का ग्रंथ कौन सा है? तो इनके जन्मों की कथाओं का जो ग्रंथ है वो जातक है। कौन सा है? जातक। इसके बाद आ जाइए अगला। अगला यहाँ पर कह रहा है कि त्रिपिटक जो है वो किस धर्म का ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है आपका ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? त्रिपिटक जो है आपका ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला यहाँ पर देखिए बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में प्राप्त किया। कहाँ पर प्राप्त किया? कुशीनगर में। अगला यहाँ पर है त्रिरत्न यानी कि सम्यक दर्शन, चरित्र और ज्ञान। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान की बात हो रही है। किस धर्म से जुड़े हुए हैं? तो ये आपके जो थे जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? जैन धर्म से। अगला है प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। अगला यहाँ पर नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो थे ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला यहाँ पर है प्रथम बौद्ध संगीत सभा
कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत सभा जो है आपकी ये राजगृह में आयोजित हुई थी। कहाँ पर आयोजित हुई थी? राजगृह में। अगला यहाँ पर है अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है आपका ये बुद्ध के उपदेश यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र से संबंधित है। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि मिलिंदपन संवाद किसके बीच हुआ था? तो मिलिंदपन संवाद जो था ये राजा मिलिंद और नागसेन के बीच हुआ था। किसके? राजा मिलिंद और नागसेन के बीच। अगला यहाँ पर है अवलोकितेश्वर का दूसरा नाम क्या था? तो इसका दूसरा नाम जो था वो पद्ममणि या फिर महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पर है बौद्ध जैन दोनों किस पर विश्वास करते थे? तो बौद्ध और जैन दोनों जो थे ये कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। अगला देखिए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत जो है वो कहाँ पर हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीत जो हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगला यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीत जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। अगला है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु जो थे वो यहाँ पर आलर कलाम, कौन? आलर कलाम और उद्रक रमपुर दोनों को जो है यहाँ पर गौतम बुद्ध के गुरु के रूप में जाना जाता है। अगला यहाँ पर बुद्ध को वैराग्य किन दृश्यों से मिला? तो बुद्ध को जो वैराग्य मिला था वो किसके कारण मिला था? उनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था, एक रोगी मिला था, एक मृतक और इसके अलावा एक सन्यासी। इन चारों को देखने के बाद उनको जो है यहाँ पर वैराग्य का दृश्य मिला था। अगला यहाँ पर बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो सबसे अधिक उपदेश बुद्ध ने जो है वो श्रावस्ती में दिए हैं। प्रथम यानी कि प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा है? प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा है? तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा है? विक्रमशिला, ठीक है, महान केंद्र नालंदा, ये आपका जो है प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र है। इसके बाद आ जाइए अगला। अगला देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो सांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सांची में। अगला यहाँ पर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण किसने दिया था? तो तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण जो है वो अशोक ने दिया था। किसने दिया था? अशोक ने। अगला यहाँ पर है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक को जो है पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। अगला यहाँ पर है कश्मीर की बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो कश्मीर की बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो वशुमित्र थे। कौन थे? वशुमित्र थे। अगला यहाँ पर है मठ मंदिर स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित थे? तो मठ हो गया, मंदिर हो गया, स्तूप, ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला यहाँ पर है बौद्ध जैन धर्म का प्रचार जो है वो किसके समय में हुआ? तो ये आपका जो है बिंबिसार के समय में हुआ था। किसके समय में? बिंबिसार के समय में। अगला है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। अगला यहाँ पर है प्रथम महिला जिसने बौद्ध धर्म अपनाया वो कौन थी? तो याद रखिएगा महाप्रजापति गौतमी। ये जो है यहाँ पर गौतम बुद्ध की मौसी थी। इन्होंने ही जो है यानी कि पहली बार जो है प्रथम महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला है बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया जो है आपका बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बोध गया? बोध गया बिहार में स्थित है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर है जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। अगला यहाँ पर है बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बोध गया में। अगला है बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला यहाँ पर है बौद्ध धर्म का प्रभाव समाज के किन वर्गों पर पड़ा? तो बौद्ध धर्म का जो प्रभाव था ये महिला और शूद्र वर्गों पर पड़ा। अगला यहाँ पर था गृह त्याग का प्रतीक क्या था? गृह त्याग का जो प्रतीक था ये घोड़ा था। क्या था? घोड़ा, यानी कि गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था उसका प्रतीक क्या था? घोड़ा। अगला यहाँ पर है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की गई थी गौतम बुद्ध के द्वारा ये कपिलवस्तु में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कपिलवस्तु में। अगला है नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार
किसके समय में हुआ था? तो नेपाल में बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ था वो अशोक के समय में हुआ था। किसके समय में? अशोक के समय में। अगला है सांची किस लिए प्रसिद्ध है? तो सांची जो है ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसके लिए आपका जो सांची ये प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पर देखिए, अगला कह रहा है कि बौद्ध धर्म प्रचार की मुख्य भाषा कौन सी थी? तो बौद्ध धर्म प्रचार की मुख्य भाषा जो थी वो पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि एशिया की रोशनी किसे कहा गया? एशिया की रोशनी जो है ये गौतम बुद्ध को बोला जाता था। गौतम बुद्ध को जो है वो एशिया की रोशनी कहा जाता था। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में, जिसे वैष्णोग्राम भी कहा जाता है। इसके अलावा महावीर किस गोत्र में पैदा हुए थे? तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन यानी कि क्षत्रिय गोत्र में जो है वो पैदा हुए थे। अगला यहाँ पर है महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम जो है त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। अगला यहाँ पर है महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का जो मूल नाम था वो वर्धमान था। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। अगला कह रहा है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। अगला है प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव जो है ये पहले जैन तीर्थकर थे। इसके अलावा जैन परंपरा के अनुसार जो है वो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे। कितने तीर्थकर थे? 24, जिसमें से पहले कौन थे? वो ऋषभ देव थे आपके। ठीक है, कहीं कहीं पर ऋषभ नाथ भी लिख के आएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला यहाँ पर देखिए, महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो महावीर जो थे ये आपके 24वें नंबर के तीर्थकर थे। कौन से? 24वें नंबर के। अगला यहाँ पर है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना किससे हुई है? तो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की जो रचना हुई है वो आपके सार्वभौमिक सत्य से हुई है। किससे हुई है? सार्वभौमिक सत्य से। अगला यहाँ पर है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। अगला यहाँ पर है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर थे उनका निर्माण जो है वो चालुक्य सोलंकी राजाओं ने जो है कराया था। इसके अलावा अगला यहाँ पर है महावीर ने कौन सा जो है वो 5वां व्रत जोड़ा था? तो महावीर ने जो है ब्रह्मचर्य ये 5वां महाव्रत जोड़ा था। ठीक है, इसके अलावा अगला है महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का जो पहला शिष्य था वो जमाल था। कौन था? जमाल जो है ये महावीर का पहला शिष्य था। अगला देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं महाजनपद काल की। इसमें देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो पाली ग्रंथ में जो गांव के मुखिया होते थे उनको भोजक बोला जाता था। क्या बोलते थे? भोजक। अगला यहाँ पर है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम जो था वो अवंतिका था। क्या था? अवंतिका। अगला यहाँ पर है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के संस्थापक जो थे वो महापद नंद थे। कौन थे? महापदम नंद थे। इसके बाद आ जाइए अगला। अगला यहाँ पर कह रहा है कि प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ? तो जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो यूनानी यानी कि जो ईरानी थे, यूनानी, शक, हुण, इनके द्वारा जो है यहाँ पर विदेशी आक्रमण जो है वो हुआ था। अगला यहाँ पर है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व। अगला यहाँ पर है हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो कुणिक बोला जाता है अजात शत्रु को। किसे बोला जाता है? अजात शत्रु को जो है कुणिक कहा जाता है। अगला यहाँ पर है किस शासक ने गंगा और सोम नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो उदयन ने की है। किसने की है? उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है। अगला है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई? तो सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। अगला यहाँ पर सिकंदर और पोरस की सेनाएं किस नदी के तट पर आमने सामने हुई थी? तो ये झेलम नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर जो है सिकंदर और पोरस की सेनाएं जो थी वो आमने सामने हुई थी। इसके बाद अगला यहाँ पर देखिए, अगला कह रहा है कि किस प्रकार का जो है यहाँ पर पाटरी भारत के द्वितीय नगरीकरण का प्रतीक माना जाता है? तो याद रखिएगा उत्तरी काले मृदभांड को जो है यहाँ पर द्वितीय नगरीकरण का प्रतीक माना जाता है। अगला यहाँ पर है मगध की प्रथम राजधानी कौन थी?
तो मगध की पहली राजधानी जो थी वो गिरिव्रज, जिसे राजगृह के नाम से जाना जाता है। अगला यहाँ पर सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था? तो सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी जो है वो उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयन ने जो है सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि 16 महाजनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो 16 महाजनपदों की जो सूची है वो अंगुत्तर निकाय यानी कि बौद्ध ग्रंथ में जो है वो उपलब्ध है। अगला यहाँ पर है, सिकंदर के समय मगध का राजा कौन था? तो सिकंदर के समय मगध के राजा जो थे वो घनानंद थे। कौन थे? घनानंद। अगला है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ है? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो 6ठी शताब्दी में हुआ है। किस शताब्दी में हुआ है? 6ठी शताब्दी में। अगला यहाँ पर कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस वंश का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय जो है वो नंद वंश का शासन था। किसका? नंद वंश का। अगला यहाँ पर है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य जो था वो मगध था। कौन था? मगध। अगला यहाँ पर है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक जो थे वो घनानंद थे। कौन? घनानंद जो थे वो नंद वंश के अंतिम शासक थे। इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर है मौर्य काल। अब देखिए यहाँ पर दिया गया इसमें कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला यहाँ पर है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो प्रचलित मुद्रा जो थी मौर्य साम्राज्य में वो आपकी पर्ण मुद्रा थी। किस नाम से जानते थे इसको? जो है यहाँ पर पर्ण के नाम से जाना जाता था। अगला यहाँ पर है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी जो है वो कौन था? तो याद रखिएगा, कुणाल। कुणाल जो था ये अशोक का उत्तराधिकारी था। इसके बाद आ जाइए अगला। अगला यहाँ पर दिया गया है इसमें कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक थे वो विशाखादत्त थे। कौन थे? विशाखादत्त जो थे वो मुद्रा राक्षस के लेखक थे। अगला यहाँ पर दिया गया है कि वह व्यक्ति जिसका नाम जो है वो देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है वो कौन थे? तो याद रखिएगा, सम्राट अशोक के जो है देव नाम प्रिय यहाँ पर दर्शी के नाम से जाना जाता था। अगला यहाँ पर है, कौटिल्य या फिर चाणक्य जो है वो किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला यहाँ पर है, कलिंग विजय उपरांत अशोक ने जो है कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाया है। कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। अगला यहाँ पर है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में जो है वो चाणक्य ने मदद की थी। किसने की थी? चाणक्य ने। अगला यहाँ पर है, सांची किस कला का निरूपण करता है? तो सांची याद रखिएगा बौद्ध कला का निरूपण करता है। किसका निरूपण करता है? बौद्ध कला का। अगला यहाँ पर है, अशोक की पत्नी कौन थी जिसने जो है उससे प्रभावित किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन थी? करुवाकी। करुवाकी जो है ये अशोक की पत्नी थी। इसके बाद आ जाइए अगला। अगला यहाँ पर दिया गया है आपको कि अशोक ने अपने अभिलेखों में जो है किस भाषा का प्रयोग किया है? तो अशोक ने जो है यहाँ पर प्राकृत यानी कि मगधी भाषा का प्रयोग किया है। अगला यहाँ पर है कि बिंदुसार ने विद्रोह दबाने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने जो है अशोक को तक्षशिला भेजा था। कहाँ पर भेजा था? तक्षशिला। अगला यहाँ पर है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को जो है 7 श्रेणियों में बांटा है। कितनी श्रेणियों में बांटा है? 7 श्रेणियों में बांटा है। अगला यहाँ पर है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक विषयों पर या फिर अर्थनीति पर जो है यहाँ पर प्रकाश डाला गया है। अगला यहाँ पर है, पाटलिपुत्र को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अगला यहाँ पर है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः किसका बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वो लकड़ी से बना था। किससे बना हुआ था? लकड़ी से बना हुआ था। अगला यहाँ पर है, गया जिला की गुफाओं का उपयोग आश्रय के रूप में किसने किया था? तो गया जिला की जो गुफाएं थी इनको जो है आश्रय के रूप में आजीविकों ने यूज किया था। किसने किया था? आजीविकों ने। अगला यहाँ पर है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक यानी कि कौटिल्य। कौटिल्य किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला यहाँ पर है, नंद वंश के बाद जो है वो मगध पर किस वंश का शासन हुआ? तो नंद वंश के बाद जो है मगध पर मौर्य वंश का शासन हुआ। किसका हुआ? मौर्य वंश का।
अगला यहाँ पर है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जो था वो तक्षशिला था। कौन था? तक्षशिला। अगला यहाँ पर है मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम जो है वो इंडिका है। याद रखिएगा, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। अगला यहाँ पर है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख जो है वो मुद्रा राक्षस में हुआ है। किसमें हुआ है? मुद्रा राक्षस में। अगला यहाँ पर है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस स्रोत से मिलता है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो वर्णन मिलता है वो इंडिका से मिलता है। किससे मिलता है? इंडिका से। अगला यहाँ पर है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है वो प्राकृत भाषा है। अगला यहाँ पर है प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला यहाँ पर है उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ है? तो उत्तराखंड में जो अशोक का शिलालेख है वो कालशी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कालशी में। अगला यहाँ पर है सांची का महान स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का महान स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। अगला यहाँ पर है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो प्रथम अंग्रेज जो है वो जेम्स प्रिंसेप थे। कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। अगला यहाँ पर है कौन सा शासक जीवन के अंत में जैन धर्म से जुड़ा? तो जीवन के अंत में जो है जैन धर्म से कौन जुड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य जुड़े थे। आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पर है यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगस्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला यहाँ पर है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 305 ईसा पूर्व जो है वो सेल्यूकस को हराया। अगला यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये किसकी उक्ति है? यानी कि जो भारतीय थे वो लिखने की कला नहीं जानते, ये किसने कहा? तो ये जो है मेगस्थनीज ने कहा था। किसकी उक्ति है? मेगस्थनीज की। अगला यहाँ पर है मौर्य काल में गुप्तचर क्या कहलाते थे? मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे इनको गूढ़ पुरुष बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गूढ़ पुरुष कहते थे। अगला यहाँ पर है अशोक का समकालीन यानी कि टॉलेमी द्वितीय कहाँ का राजा था? तो टॉलेमी जो था ये मिस्र का राजा था। कहाँ का राजा था? मिस्र का। अगला यहाँ पर है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अर्थशास्त्र में जो है शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखिए हम लोग बात करने वाले हैं मौर्योत्तर काल की। यहाँ पर देखिए इसमें दिया गया है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की जो स्थापना की गई थी वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला यहाँ पर है कनो वंश या फिर काणो वंश के संस्थापक कौन थे? तो काणो वंश के संस्थापक जो थे वो वसुदेव थे। कौन थे? वसुदेव। अगला यहाँ पर है आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे वो सिमुक थे। कौन थे? सिमुक थे। अगला यहाँ पर है महान व्याकरणाचार्य पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला यहाँ पर है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो सबसे लंबा अभिलेख जो था वो रुद्रदमन द्वितीय यानी कि जो शक राजा रुद्रदमन थे उनके द्वारा जो है जारी किया गया था। अगला यहाँ पर है सातवाहन ने आरंभिक शासन कहाँ शुरू किया था? तो सातवाहनों ने आरंभिक शासन जो था वो महाराष्ट्र में शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? महाराष्ट्र में। अगला यहाँ पर है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जो है किसने जारी की थी? तो ये याद रखिएगा कनिष्क द्वितीय ने। किसने जारी की थी? कनिष्क द्वितीय ने जो है जारी की थी। अगला यहाँ पर है किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली अपनाई थी? तो छत्र प्रणाली जो है वो शकों ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? शकों ने जो है छत्र प्रणाली अपनाई थी। अगला यहाँ पर है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? तो सबसे अधिक विकास जो हुआ है वो वास्तुकला में हुआ है। किस में हुआ है? वास्तुकला में हुआ है। अगला यहाँ पर है भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसने लागू किया था? तो भारत में प्रथम बार जो सैनिक शासन लागू हुआ था वो यूनानी ने लागू किया था। अगला यहाँ पर है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? तो भारत यूनानी राज्य कौन सा था? बैक्ट्रिया था। याद रखिएगा कौन सा था? बैक्ट्रिया। अगला यहाँ पर सर्वप्रथम रोम के साथ व्यापार किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो सबसे पहले रोम के साथ जो व्यापार शुरू हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तमिल और चेरी राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा? तमिल और चेरी राजाओं के द्वारा। अगला यहाँ पर है सातवाहन शासक
भारतीय स्थानीय अधिकारियों को किसके अधीन रखते थे? तो ये जो है मौर्य साम्राज्य के अधीन रखते थे। किसके साम्राज्य? यानी कि मौर्य साम्राज्य के अधीन रखते थे। अगला यहाँ पर है महान कुषाण नेता जो बौद्ध धर्म को अपनाया था कौन था? तो बौद्ध धर्म को किसने अपनाया था? कनिष्क ने अपनाया था। अगला यहाँ पर है कुषाण कालीन मूर्ति कला यानी कि गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो गांधार शैली जो है ये भारतीय और ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का मिश्रण है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि रोम साम्राज्य के अनुसरण में कुषाण शासकों ने कैसर यानी कि सीजर उपाधि किससे ग्रहण की थी? तो सीजर की उपाधि जो दी गई थी वो कुषाण शासकों ने यहाँ पर ग्रहण की थी। किसने की थी? कुषाण शासकों ने जो है सीजर की उपाधि ग्रहण की थी। अगला यहाँ पर है प्राचीन भारत में नियमित रूप से सिक्के किसने बनाए थे? तो नियमित रूप से सिक्के जो है यहाँ पर कुषाण शासकों ने बनाए थे। किसने बनाए थे? कुषाण शासकों ने। अगला यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर है कि मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वो शातवाहन था। कौन सा था? शातवाहन। अगला यहाँ पर है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी ये कुषाण काल में बनाई गई थी। किस काल में? कुषाण काल में। अगला यहाँ पर है शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश का शासन हुआ? तो शुंग वंश के बाद भारत पर जो है वो यहाँ पर कण्व वंश का शासन हुआ। अगला यहाँ पर है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? तो कनिष्क को जो है यहाँ पर पेन चाओ ने हराया था। किसने हराया था? पेन चाओ ने। अगला यहाँ पर है उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम भारत में सबसे अधिक सिक्के किसने जारी किए थे? तो सबसे अधिक सिक्के जो है वो कुषाण शासकों ने जारी किए थे। अगला यहाँ पर है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो है आपका ये 57 ईसा पूर्व जो है प्रारंभ हुआ। अगला यहाँ पर है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। अगला यहाँ पर है भारतीय ग्रीक शैली का मिश्रित कला रूप किसे कहते हैं? तो भारतीय ग्रीक शैली का मिश्रित कला रूप जो है वो गांधार शैली को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? गांधार शैली को बोला जाता है। अगला यहाँ पर है कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी जो है यहाँ पर क्या थी? याद रखिएगा, पुष्कराजपुर या फिर पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आज पेशावर के नाम से जानते हैं। इसके बाद आ जाइए अगला, अगला यहाँ पर दिया गया है कि चरक किसके राज्य के चिकित्सक थे? तो चरक जो थे ये कनिष्क के राज्य के चिकित्सक थे। अगला यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध क्यों था? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है आपका ये गांधार कला और शिक्षा केंद्र के लिए जो है प्रसिद्ध था। अगला यहाँ पर है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जो है वो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने। अगला यहाँ पर है कुषाण कालीन मूर्तियों का सबसे बड़े संग्रह किस संग्रहालय में है? तो सबसे बड़ा संग्रह जो है वो मथुरा संग्रहालय में है। कहाँ पर है? मथुरा संग्रहालय में। अगला है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि दी थी? तो कर मुक्त भूमि जो है वो सातवाहन ने दी थी। किसने दी थी? सातवाहनों ने। अगला यहाँ पर है भारतीय रंगमंच या पर्दा थिएटर का शुभारंभ किसने किया था? तो रंगमंच पर्दा का शुभारंभ जो था वो यूनानी यानी कि ग्रीक ने किया था। अगला यहाँ पर है शक संवत किसने आरंभ किया था? तो शक संवत जो है ये कनिष्क ने आरंभ किया था। इसके बाद अगला यहाँ पर है शक संवत का प्रारंभ जो है वो किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला यहाँ पर दिया गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये भारत में, जो कि आज पाकिस्तान के पेशावर के पास जो है स्थित है। अगला यहाँ पर है प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक जो है वो खारवेल था। कौन था? खारवेल जो है ये कलिंग का महान शासक था। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं संगम काल की। तो याद रखिएगा संगम युग में जो है आपका उरयूर किसके लिए विख्यात है? तो उरूर जो है आपका ये कपास व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका उरयूर था ये कपास व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला यहाँ पर है तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है किस विषय से संबंधित है? तो तोलकाप्पियम ग्रंथ जो है आपका ये व्याकरण और काव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। अगला यहाँ पर है धार्मिक कविताओं का संकलन जो है कुरल किस भाषा में है? तो कुरल जो है आपका ये तमिल भाषा में है। किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। इसके बाद आ जाइए अगला यहाँ पर कह रहा है कि किस संगम युगीन राजा के संरक्षण में 3 संगम आयोजित की गई थी? तो 3 संगम जो है ये पांडेय के शासनकाल में जो है वो आयोजित की गई थी।
अगला यहाँ पर है लाल चेहरा के नाम से प्रसिद्ध चेर शासक कौन था जिसने पत्नियों के मंदिर का निर्माण कराया था? तो कौन थे? तो याद रखिएगा सेन गुटवन थे। कौन थे? सेन गुटवन। अगला यहाँ पर है चेर वंश का शासक किस क्षेत्र में था? तो चेर वंश का जो शासक था ये केरल क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में? केरल क्षेत्र में। अगला यहाँ पर है तमिल भाषा के ग्रंथ यानी कि शिल्पाधिकारम और इसके अलावा जो है मणिमेखलई किससे संबंधित है? तो ये आपके जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। अगला यहाँ पर है कौन सा संगम ग्रंथ जो है वो व्याकरण रचना के लिए महत्वपूर्ण है? तो तोलकाप्यम। तोलकाप्यम जो है आपका ये व्याकरण रचना के लिए जो है महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ पर है मुजरिस जो है ये किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? तो मुजरिस जो है आपका ये चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। किस राज्य का? चेर राज्य का। अगला यहाँ पर है प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सादृश्य हैं? तो मुरुगन जो है आपके ये कार्तिकेय या फिर स्कंद के यहाँ पर सादृश्य हैं। अगला यहाँ पर है संगम कालीन साहित्य को यहाँ पर जो है मन्नन शब्द के लिए प्रयुक्त होते थे। को और मन्नन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये दोनों शब्द जो थे वो राजा के लिए यहाँ पर प्रयुक्त होते थे। अगला यहाँ पर है तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तो तमिल काव्य का इलियड जो है वो शिल्पाधिकारम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? शिल्पाधिकारम को जो है यहाँ पर इलियड कहा जाता है तमिल काव्य का। अगला यहाँ पर है चेर वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो चेर वंश के प्रसिद्ध शासक जो है आपके वो सेन गुटवन थे। कौन थे? सेन गुटवन। अगला देखिए, अगला यहाँ पर दिया गया है कि चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चोल वंश के प्रसिद्ध शासक जो थे वो कार्यकाल थे। कौन थे? कार्यकाल। अगला यहाँ पर है चोल काल में जो है सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो प्रमुख केंद्र जो था वो उरियूर था। क्या था? उरियूर जो है यहाँ पर ये इसका प्रमुख केंद्र था। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बात हो रही है गुप्त काल की। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्वेश्चन यहाँ पर है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगला यहाँ पर है कि गुप्त जो है वो किसके सामंत थे? तो गुप्त जो थे ये याद रखिएगा ये कुषाणों के जो है वो सामंत थे। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है कि गुप्त शासन के दौरान जो है महान खगोलज्ञ और गणितज्ञ कौन थे? तो याद रखिएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे ये महान खगोली और इसके अलावा गणितज्ञ वैज्ञानिक थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गुप्त शासकों की दरबारी राजभाषा क्या थी? तो गुप्त शासक जो थे इनकी दरबारी राजभाषा जो थी वो संस्कृत थी। आप लोग याद रखिएगा इनकी राजभाषा जो थी वो कौन सी थी? वो संस्कृत थी। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर जो है उससे भारत का नेपोलियन कहा है? तो भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला यहाँ पर है कि गुप्त वंश का वह राजा जिसने यहाँ पर जो है हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। तो हूणों को भारत पर आक्रमण करने से किसने रोका था? तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त ने रोका था। किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने। अगला यहाँ पर है कि गुप्त राजवंश जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो है आपका ये कला और स्थापत्य के लिए जो है यहाँ पर प्रसिद्ध था। अगला यहाँ पर है कि अजंता कलाकृतियां किस काल की हैं? तो अजंता कलाकृतियां जो है आपकी ये गुप्त काल की हैं। किस काल की हैं? गुप्त काल की हैं। अगला यहाँ पर है कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो कवि कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं तो इनके जो है ये राज कवि थे। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु जो है वो किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी की जो विषय वस्तु है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला यहाँ पर है कि उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो उत्तर गुप्त युग में जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर दिया गया है कि रण अभिलेख का संबंध जो है वो किस शासक से है? तो रण अभिलेख का जो संबंध है ये भानुगुप्त से है। किससे है? भानुगुप्त से। अगला यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग जो है किस काल को कहा जाता है? तो स्वर्ण युग बोला जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को कौन सा युग बोला जाता है? भारतीय संस्कृति का जो है इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला यहाँ पर है कि फायजान कहाँ का निवासी था? तो फायजान जो था ये चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? चीन का।
अगला यहाँ पर है कि सेतुबंध रचना प्रवर सेन द्वितीय जो है किस वंश का शासक था। तो याद रखिएगा सेतुबंध जो है ये आपके वाकाटक के शासक थे। कहाँ के शासक थे? तो ये जो है वाकाटक के शासक थे। अगला देखिए, अगला यहाँ पर दिया गया है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। तो कविराज बोला जाता था समुद्रगुप्त को। कविराज किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। अगला यहाँ पर है कि स्कंदगुप्त का उल्लेख जो है वो किस स्तंभ लेख में है। तो स्कंदगुप्त का जो उल्लेख है वो कहाँ पर है? वो शाको स्तंभ लेख में, जिसे आप सिक्का अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। अगला यहाँ पर है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की विशेषता है। तो नगरों का जो क्रमिक पतन है ये गुप्त काल की विशेषता है। अगला यहाँ पर है कि किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को जो है वो ग्राम अनुदान में दिए थे। तो ये गुप्त वंश के शासकों ने दिए थे। मंदिर और ब्राह्मणों को जो है ग्राम जो है इन्होंने दान में दिए थे। किसने दिए थे? गुप्त वंश के शासकों ने दिए थे। अगला यहाँ पर है दिल्ली के मेहरौली कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था। तो ये यहाँ पर बनाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में। अगला यहाँ पर है कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था। तो इसके नाटक के जो नायक थे वो अग्निमित्र थे। कौन थे? अग्निमित्र। कभी कभी इसके रचयिता पूछा जाएगा सीधे आपसे कि मालविका अग्निमित्र के नाटक के नायक यहाँ पर पूछा गया है। कभी कभी इसके रचयिता पूछा जाएगा। तो रचयिता तो यहाँ पर पहले से दे दिया गया कालिदास, और इसके नाटक के नायक कौन है? तो अग्निमित्र हैं। अगला यहाँ पर है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है वो किस अभिलेख में है। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रयाग स्तंभ अभिलेख में जो है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए अगला। अगला कह रहा है कि किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी, यानी कि स्त्रियों को जो है पुरुषों के बराबर माना जाता था। तो ये माना जाता था गुप्त काल में। किसमें माना जाता था? गुप्त काल में। यहाँ पर सामाजिक स्थिति में सुधार भी हुआ था। इसके अलावा कौन सा राजवंश जो है ये हुणों के आक्रमण से प्रभावित हुआ। तो हुणों के आक्रमण से कौन प्रभावित हुआ था? गुप्त वंश प्रभावित हुआ था। अगला यहाँ पर है अजंता जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं। तो याद रखिएगा ये गुफाएं जो है ये बागधर में है। कहाँ पर है? बागधर में है। अगला है गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था। तो गुप्त वंश ने जो है 319 से 500 ईस्वी में जो है शासन किया था। अगला यहाँ पर है कि बाल विवाह की प्रथा जो है कब आरंभ हुई थी। तो बाल विवाह की जो प्रथा थी ये गुप्त काल में जो है आरंभ हुई थी। अगला यहाँ पर है कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो यूरोपीय भाषा में अनुवादित जो प्रथम भारतीय ग्रंथ है ये आपका कुमार संभवम है, जिसके रचयिता कौन है? कालिदास है। अगला यहाँ पर है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख किससे मिलता है। तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख है ये आपका रण अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? रण अभिलेख से मिलता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि मिहिर कुल का संबंध किससे है। तो मिहिर कुल का संबंध जो है ये हुणों से है। किससे है? हुणों से। अगला यहाँ पर है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की कौन था। तो विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला यहाँ पर है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो है वो किस पत्तन से संचालित होता था। तो उत्तर भारतीय व्यापार जो था ये ताम्रलिप्त, याद रखिएगा ताम्रलिप्त पत्तन से जो है संचालित होता था। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया कि गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो चांदी के सिक्कों को क्या बोलते थे? याद रखिएगा इनको बोला जाता था रूपक। क्या बोलते थे? रूपक जो है ये चांदी के सिक्कों को बोला जाता था गुप्त शासकों के द्वारा। अगला यहाँ पर है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है वो कुमार गुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला यहाँ पर है पांडुवर्धन भुक्ति प्राप्त यहाँ पर कहाँ था। तो याद रखिएगा पांडुवर्धन भुक्ति प्रांत जो है आपका ये उत्तर बंगाल में स्थित था। कहाँ पर था? उत्तर बंगाल में। अगला यहाँ पर है प्रथम भारतीय विद्वान जिसने गणित को पृथक विषय बनाया। तो ये किसने बनाया था? आर्यभट्ट ने बनाया था। अगला यहाँ पर है कि तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक। तो याद रखिएगा तांबे का सिक्का जारी करने वाले पहले गुप्त शासक जो थे वो रामगुप्त थे। अगला यहाँ पर है कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का महत्व क्या है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का महत्व क्या है? विश्व प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है। ये आप लोग याद रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये विश्व प्रसिद्ध एक साहित्यिक कृति है। इसके अलावा वर्तमान गणित में दशमलव पद्धति का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो दशमलव पद्धति का जो आविष्कार हुआ था ये गुप्त काल में हुआ था।
अगला यहाँ पर है कि गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो गुप्त काल की बात हो रही है तो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे वो विष्णु जी थे। अगला यहाँ पर है मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किस सदी में बना था। तो मेहरौली स्थित जो लौह स्तंभ था ये आपका चौथी सदी में बना था। कब बना था? चौथी सदी में बना था। इसके बाद अगला यहाँ पर देखिए, अगला कह रहा है कि कुमार संभवम महाकाव्य किसने लिखा है। तो कुमार संभवम जो है ये कालिदास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? कालिदास जी ने लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास जी ने लिखा है। अगला यहाँ पर है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी किस युग में हुई थी? गुप्त युग में हुई थी। अगला यहाँ पर है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी। तो याद रखिएगा इस युग में जो भू राजस्व की दर थी ये उपज का छठा भाग यानी कि 1/6 थी। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं गुप्तोत्तर काल और इसके अलावा पुष्यभूत वंश और वर्धन वंश की। तो यहाँ पर देखिए इसमें पूछा गया यहाँ पर कि पुष्यभूत वंश की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा पुष्यभूत वंश की स्थापना जो है वो पुष्यभूत वर्धन ने की थी। अगला यहाँ पर है कि पुष्यभूत वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन। कौन थे? हर्षवर्धन जो थे ये पुष्यभूत वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। अगला यहाँ पर है हर्षवर्धन के समय कौन सा जो है चीनी यात्री भारत आया था। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के समय जो है ह्वेनसांग ये जो है भारत आए थे। इसके बाद देखिए अगला अगला यहाँ पर दिया गया है कि चालुक्य राजा पुलकेश द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो याद रखिएगा पुलकेश द्वितीय को जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वो पराजित किया था। अगला है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था। तो द्वितीय अशोक बोलते थे हर्षवर्धन को। किसको बोलते थे? हर्षवर्धन को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता था। अगला है बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा बाणभट्ट जो है वो किस सम्राट के दरबारी कवि थे। तो ये जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अगला यहाँ पर है ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा। तो ह्वेनसांग भारत में लगभग जो है वो 16 वर्ष, याद रखिएगा 16 साल तक रहे। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? आदि शंकराचार्य को। अगला यहाँ पर है कि नर्मदा नदी पर हर्ष का दक्षिणावर्ती आक्रमण किसने रोका था। तो ये आक्रमण जो है पुलकेश द्वितीय ने रोका था। अगला यहाँ पर है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। तो सबसे महत्वपूर्ण शहर जो था वो कन्नौज था। अगला यहाँ पर है हर्षचरित किसने लिखी है। तो हर्षचरित जो है किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि हर्षचरित की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। अगला यहाँ पर है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा जो है वो कहाँ पर करते थे? प्रयाग में। अगला यहाँ पर है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में थी। तो थानेश्वर जो है आपका कहाँ पर स्थित था? हरियाणा में स्थित था। ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगला देखिए, अगला यहाँ पर दिया गया है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए जो है सबसे प्रसिद्ध नगर, किसकी बात हुई है? सूती कपड़ों के उत्पादन की। तो सबसे प्रसिद्ध नगर जो था वो कौन सा था? मथुरा था। अगला यहाँ पर है कि कवि बाणभट्ट का निवास कहाँ था। तो इनका निवास जो था वो प्रीतकूट, याद रखिएगा कहाँ पर था? प्रीतकूट, जो कि वर्तमान में बिहार के छपरा में स्थित है। अगला यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो नागानंद के रचनाकार कौन थे। तो नागानंद के रचनाकार जो थे वो हर्षवर्धन थे। अगला यहाँ पर है कि सम्राट हर्षवर्धन ने कितने महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो सम्राट हर्षवर्धन ने जो है यहाँ पर 2 धार्मिक सम्मेलनों का, एक कन्नौज और दूसरा जो है वो प्रयाग में किया था। अगला यहाँ पर है नागानंद, इसके अलावा रत्नावली, प्रियदर्शिका, इन नाटकों के रचनाकार कौन है। तो इन सभी नाटकों की रचना जो है वो हर्षवर्धन ने की है। किसने की है? हर्षवर्धन ने। अगला यहाँ पर है गुर्जरों को किसने पराजित किया था। तो गुर्जरों की बात की जाए तो इनको जो है हर्षवर्धन ने पराजित किया था। इसके बाद आ जाइए अगला अगला यहाँ पर कह रहा है कि आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है। तो ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण जो है वो भारत में बौद्ध और इसके अलावा धर्म परिवर्तन का जो वर्णन है वो इन्हीं के कारण है। अगला यहाँ पर है कि ह्वेनसांग ने किसे जो है शिलादित्य कहा था। तो ह्वेनसांग ने जो है हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। अगला यहाँ पर है कि गुप्त वंश के अंत के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन जो है वो किसने किया था। तो बड़े भाग का जो पुनर्गठन था वो हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। अगला यहाँ पर है कि बंगाल का कौन सा शासक
हर्षवर्धन का समकालीन था। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के समकालीन कौन थे? शशांक थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला यहाँ पर है कि वह अंतिम बौद्ध राजा और संस्कृत विद्वान कौन था? यहाँ पर तो अंतिम बौद्ध राजा और संस्कृत विद्वान की बात हो रही, तो कौन थे? हर्षवर्धन थे। अगला यहाँ पर है कि हर्षचरित की किसने लिखी है? तो हर्षचरित की रचना अभी मैंने आपको बताया था किसने की है? बाणभट्ट ने की है। अगला देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के जो है वो विविध प्रश्नों की। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो भारत का दौरा सबसे पहले किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का दौरा सबसे पहले किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। अगला यहाँ पर है कि शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने की थी। अगला यहाँ पर है कि किस पुस्तक का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया जा चुका है? देखिए यहाँ पर किसकी बात हुई? 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया है पंचतंत्र का। किसका किया गया है? पंचतंत्र का। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है कि न्यूमोस्टिक्स क्या है? तो याद रखिएगा सिक्कों और धातुओं का अध्ययन जो है ये न्यूमोस्टिक्स कहलाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक जो है वो नारायण पंडित हैं। कौन है? नारायण पंडित हैं। अगला यहाँ पर है कि नाट्य शास्त्र की रचना जो है वो किसने की थी? तो नाट्य शास्त्र की जो रचना है वो भरत मुनि ने की थी। किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। इसके बाद आ जाइए अगला अगला यहाँ पर दिया गया है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो है ये 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व। अगला यहाँ पर दिया गया है कि इतिहास के पिता यानी यहाँ पर जो है फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी किसे दी गई है? तो हिस्ट्री ऑफ फादर यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री जो है यहाँ पर इतिहास का पिता जो है किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को बोलते हैं। याद रखिएगा हेरोडोटस को जो है यहाँ पर इतिहास का पिता बोला जाता है। अगला यहाँ पर है प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो तक्षशिला जो है आपका ये सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है। अगला यहाँ पर है कि सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। अगला यहाँ पर है पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो आदि मानव के मनोरंजन के साधन जो है वो शिकार और इसके अलावा नृत्य और गायन थे। अगला यहाँ पर है ताम्र पाषाण युग को किस नाम से जानते हैं? तो ताम्र पाषाण युग को जो है यहाँ पर चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? चालकोलिथिक युग के नाम से जो है ताम्र पाषाण युग को जाना जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि स्वप्नवासवाता के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा भास। याद रखिएगा संभवतः जिसे यहाँ पर भास के नाम से जानते हैं, इन्होंने जो है स्वप्नवासवाता के लेखक थे। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये तर्कशास्त्र और बौद्ध अध्ययन के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध था। अगला यहाँ पर है कि वह स्रोत जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का वर्णन करता है। तो व्यापारिक मार्गों का वर्णन कौन करता है? याद रखिएगा पेरिप्लस ऑफ द एरेंथ्रियन सी। ये जो है यहाँ पर प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का वर्णन करता है। अगला देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है कि आधुनिक मानव का पूर्वज कौन था? तो आधुनिक मानव का पूर्वज जो है वो जावा मानव या होमो इरेक्टस था। कौन था? जावा मानव या फिर होमो इरेक्टस। अगला यहाँ पर है ईसा के प्रारंभिक सदियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध किस पुरा स्थल के ज्ञात होते हैं? तो याद रखिएगा ये जो है आपके अर्गमेदु से प्राप्त होते हैं। अगला यहाँ पर है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो आधुनिक देवनागरी लिपि का जो है प्राचीनतम रूप ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। अगला है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज जो है आपका कौन सा है? जौ है। इसके बाद अगला यहाँ पर है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों से मिलता है? तो काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है ये रुद्र दमन के जूनागढ़ शिलालेख से मिलता है। ये आप लोग याद रखिएगा।